नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है आपातकाल जिसे इमरजेंसी कहते हैं उसके 50वीं वर्षगांठ है। 50 साल पूरे हो गए हैं आपातकाल को लगे हुए। मेरा कहना यह है, आपातकाल कोई एक कालखंड नहीं है जो 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक चला हो, 21 महीने का जो काल चला हो। यह एक मानसिकता है, एक प्रवृत्ति है जो कि एक परिवार के अंदर है, जिसको सत्ता नहीं मिलती है, वो उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है किसी भी तरह से सत्ता पाने की। आज की पीढ़ी ने तो बिल्कुल आपातकाल देखा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा है। हम लोग तब युवा थे, मैं पीजी कर रहा था और बड़ा एक्टिव था कॉलेज में। पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं एनसीसी का सीनियर अंडर ऑफिसर था, सी सर्टिफिकेट होल्डर था। एनएसएस एक होता था, राष्ट्रीय सेवा वो करने वाला जो है, जो हम जा करके सोशल सर्विस करते थे। और ड्रामेटिक एसोसिएशन, उससे मैं अनरिकॉग्नाइज यूनियन होती थी, उसका प्रेसिडेंट था। तो हमारा राजनीति की तरफ से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था। तो उस दौर में आपातकाल में हमें हमारे जो बुजुर्ग है वो समझाते थे कि भाई आप कोई ऐसी बात मत करना जो जिससे सरकार के खिलाफ कुछ हो, जिन्होंने कुछ देखा था। लेकिन हम इस बात को बड़े लाइटली लेते थे। तो इसी दौर में क्योंकि एक्टिव थे, तो युवा कांग्रेस से ऑफर आया कि आप हमें ज्वाइन करिए। लेकिन उस दौर में मैंने युवा कांग्रेस को जो देखा, बिल्कुल गुंडों की फौज। तो कोई ज्वाइन करने का मतलब नहीं था, और ना हमारा कोई राजनीति में कोई हस्तक्षेप था, न राजनीति में कोई इंटरेस्ट था। बाद में जब ये आपातकाल ढीला हुआ, खत्म होने के कगार पर था, तो इंदिरा गांधी का दौरा था हमारे यहाँ, हमारे शहर में। तो उन्होंने कहा, थाने से जो है हमारे प्रॉक्टर जो थे उनको बुलाया गया, और हम दो दोस्त थे, उनको कहा कि इनको या तो 1 महीने के लिए शहर छोड़ने के लिए आदेश दे, अन्यथा हम इनको गिरफ्तार करेंगे। तो हमें आदेश सुनाया गया। तो हमें अंततः मैं अपने गांव चले गया। मेरा जो मित्र था, उसके ब्रदर जॉब करते थे, तो वहां चले गए। हालांकि इससे पहले कि मैं इस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करूं, आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। तो जो मैं कह रहा था कि 1975 में आपातकाल लगा था, यानी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। उसके पीछे कारण यह था कि इंदिरा गांधी का जो वो था चुनाव था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, और उनको 6 साल तक के लिए जो है आगे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपील करने का भी मौका दिया, और प्रधानमंत्री के पद से हटाने का निर्णय नहीं किया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान के रखा, उसी निर्णय को बनाए रखा। तो अंततः यह हुआ कि देश में जो है आपातकाल लागू हो गया। और आपातकाल, जैसे आजकल आप लोग कहते हैं ना, मोदी पर विरोधी जो आरोप लगाते हैं कि मोदी ये है, वह है, डिक्टेटर है, और 100 किस्म की बातें। उस समय ये हालत थी कि आप एक तो कि पूरे विपक्ष को गिरफ्तार किया गया, पूरे अखबारों पे सेंसरशिप लगाई गई। उस समय जो मुख्य वो थे बंसीलाल, ओम मेहता, विद्याचरण शुक्ल जो है इसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो अखबारों पर सेंसरशिप उन्होंने लगाई, एक शब्द भी नहीं लिखा गया सरकार के खिलाफ। पहले दिन तो बल्कि शायद जनसत्ता या इंडियन एक्सप्रेस किसी एक ने जो है ब्लैंक, अपना एडिटोरियल ब्लैंक छाप दिया, तो वो भी दुश्मन बन गया था। और बंसीलाल, ओम मेहता, ये सब वो करते हैं। और पूरा प्रशासन जो है, सरकार पूरी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में आ गई थी। पूरी जुडिशरी, संविधान को जो है, उससे पहले काफी कुछ बदला जा चुका था, उसके बाद भी संविधान को इस ढंग से बदला गया कि इंदिरा गांधी पर कोई आंच न लगे। खैर, बाद में जो है होता यही है कि
फिर बताया जाता है कि हाँ अब आपने बहुत अच्छा काम कर दिया और आपकी स्थिति ठीक हो गई। बल्कि इस दौर में एक TPEP 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम भी चलाया गया कि बताया गया कि इससे देश में गरीबी खत्म होगी, गरीब लोग उनका जो है जीवन स्तर उठेगा। और ये जो गरीबी हटाओ का नारा मेनली वहीं से शुरू किया गया था। नारे की बात करो, मैं हटाने की बात नहीं करूँ गरीबी। और फिर संजय गांधी ने भी जो है जो फैमिली प्लानिंग का उसका भी दौर था, और कुछ चीजें खैर कुछ अच्छी भी हुई थी, लेकिन जनता के अधिकार खत्म हो गए थे। और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से नहीं, संविधान में संशोधन करके भी इन अधिकारों को खत्म किया गया। तो ये एक दौर था। बाद में 77 के चुनाव हुए, इंदिरा गांधी हार गई, 2.5 साल जनता का राज रहा, वो आपस में लड़ते रहे और उनकी सरकार का पतन हो गया। फिर इंदिरा गांधी वापिस आ गई। वो एक दूसरी कहानी है, वो बड़ा लंबा, वो एक राजनीतिक चैप्टर है, पढ़िएगा जरूर। कई चीजें ऐसी है कि इतिहास में पढ़नी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक कालखंड नहीं था। 25 जून 1975 से जो है 70 मार्च तक का कालखंड नहीं था, बल्कि एक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति नेहरू गांधी परिवार, जो नकली परिवार है, उसके अंदर गहरे से जमी हुई है। नेहरू चाहते थे कि मेरी बेटी को ही सत्ता मिले मेरे जाने के बाद, और वरिष्ठ नेताओं के होते हुए भी उन्होंने इंदिरा गांधी को ही अध्यक्ष बनाया पहले। उसके बाद उनको शायद जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर मंत्रालय, नेहरू के बनने के बाद मंत्रालय दिया गया था, सूचना प्रसारण मंत्री ये है। लेकिन वो जो जीन्स थे सत्ता पाने के, वो उनके अंदर कुलवा रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, जो इनके परिवार के जो तंत्र जो इनका था, इकोसिस्टम था, जिस इकोसिस्टम की हम आज बात करते हैं, वो इकोसिस्टम तब से चल रहा है। तो इंदिरा गांधी को बगैर किसी एक्सपीरियंस के, सिर्फ नेहरू की बेटी होने के नाते उनको सत्ता दी गई, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके पीछे एक कारण और भी था कि जो वरिष्ठ लोग थे, उनका जो कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे, उनका आपस में मतैक्य नहीं था कि किसको बनाए, मोरारजी को बनाए या किसी और को बनाए। तो उस पर एक कंसेंसस नहीं था। तो इंदिरा गांधी को बनाया गया ये समझ करके कि ये कठपुतली रहेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी के अंदर जीन्स जवाहरलाल नेहरू के थे। उन्होंने अपने को मजबूत किया, उन्होंने पार्टी में विभाजन किया, कई मुद्दों पर पार्टी से टकराव हुआ, 69 में पार्टी का विभाजन हो गया। कुछ और लोगों को वामपंथियों के सीपीआई की मदद से अपनी सरकार चलाई। फिर 71 का युद्ध चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने कई चीजें करी, जैसे नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्री पर्स खत्म किए, और उन्होंने लोकप्रियता हासिल कर ली। और उसके बल पर वह 1971 का चुनाव स्पष्ट रूप से जीत गई हो। लेकिन प्रवृत्ति वही थी। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में ऑलमोस्ट सारी सत्ता अपने पास केंद्रित करी। मुख्यमंत्रियों को यह एक कॉमन सी बात थी तब कि अगर माना कोई मुख्यमंत्री कहीं मौजूद अगर हो रहा है तो उसको उखाड़ दो। हर जगह पैरेलल व्यक्ति खड़े कर दिए जाते। एक मुख्यमंत्री है तो उसके बैलेंस करने लगे, चेक बैलेंस करने के लिए एक वहां पर एक उसका खिलाफ जो प्रखर विरोधी था, उसको जो है खड़ा कर दिया जाता। अगर HN बोगना यूपी में थे तो उनके खिलाफ जो है त्रिपाठी, जो वो थे लोकपति त्रिपाठी थे, उनको खड़ा किया गया। या ऐसे हर राज्य में था, राजस्थान हो, क्योंकि तब कांग्रेस का तो हर जगह राज्य था। तो हर जगह तो तब बताते हैं कि वो हर इंदिरा जी जो है हर बार उनकी जड़ें उखाड़ करके देखती थी कि ये इसकी जड़ें जम तो नहीं रही है। अब आप देखिए, ये इनके डीएनए में, इंदिरा गांधी के अंदर पूरी तानाशाही थी। बाद में भले उसमें था, मतलब डेडिकेटेड जुडिशरी भी उन्होंने बनाई। जब इनके पक्ष में फैसला नहीं आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो नए चीफ जस्टिस उनको बनाया AM राय को, और 3 वरिष्ठ जजों को जो है सुपरसीड करके हेगड़े, ग्रोवर और शैलेट, ये 3 वरिष्ठ जज थे, इनको सुपरसीड करके AM राय को, अजीत नारायण राय को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। आज जो ये लोग कहते हैं अरे यहां तो पूरे का पूरा कोलेजियम, पूरी न्यायपालिका चला रहा,
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, हाई कोर्ट के जज, जहां जहां भी हो, सरकार पर भी अनावश्यक रूप से जो है कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा। लेकिन ये वो था, उस समय ये एक मान्य था कि हाँ भाई ये इंदिरा गांधी सब कुछ है। अब इंदिरा गांधी ने अपनी उस दौर में, आपातकाल के दौर में, सारी सत्ता जो है अवैध रूप से, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है कौन था? संजय गांधी। वर्चुअली जो है वो वही प्राइम मिनिस्टर थे। स्थिति ये थी कि इंदिरा गांधी को के पास भी उनका विरोध करने का अधिकार नहीं था, हिम्मत नहीं थी। खैर वो हवाई दुर्घटना में वो मारे गए। तो उसके बाद देखिए, ये पार्टी नहीं है, मैं कहता हूं एक प्रवृत्ति है तानाशाही। तो उन्होंने जो है, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में उतारा और उनको जो है महासचिव बनाया। फिर अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी मर गई तो रातों रात जो है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ना कोई एमपी, ना कुछ ना कुछ। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लेकिन आप देखिए ना कि सत्ता पे कैसी गहरी पकड़ हो गई। इवन मैं कह रहा हूं, जब 1975 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ वो आया था, तो वो चाहते तो इस्तीफा दे देती, और जगजीवन राम सबसे वरिष्ठ नेता थे, उनको कुछ टाइम के लिए वो बना सकती थी प्रधानमंत्री। बाद में जब वो कानूनी पत्रों से जब निकल जाती, इन झंझटों से मुक्त हो जाती, तो फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन उनका अपने परिवार के अलावा किसी पर विश्वास नहीं था। ऐसे इंदिरा गांधी ने जब महासचिव बनाया तो अपना ये नुमाइंदा कि मेरे बाद प्रधानमंत्री किसने बनना है, संजय रहे नहीं तो राजीव गांधी को बना दिया, जिनका जीरो एक्सपीरियंस था राजनीति में। एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात ही छोड़ी, वो सिर्फ एक पायलट थे। तो वो फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब आप देखिए, इंदिरा गांधी हत्या के बाद उनको बहुत बड़ा बहुमत मिला। हालांकि मैं तो ये कहता हूं कि वो बहुमत जो है लोकतंत्र पर धब्बा था। सिख समुदाय को मानने के बदले अगर आपको इतना बड़ा बहुमत मिला है तो शर्म की बात है इस लोकतंत्र के लिए, शर्म की बात है हमारे वोटर्स के लिए, जिन्होंने इन घटनाओं पर वोट दिया। तो राजीव गांधी, अब मैं बताता हूं आपको कैसे राजीव गांधी सत्ता में आए। बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस नहीं था, चलिए हम मान लेते हैं कि वो सीख रहे थे, लेकिन उनके टाइम पर बोफोर्स हुआ। अब उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया बोफोर्स घोटाले को दबाने में। आज तक जो है बोफोर्स की दलाली का कोई वो नहीं मिला, सारे सबूत मिटाए गए। अब राजीव गांधी कभी दुर्भाग्य से उनका भी हत्या हो गई। फिर सोनिया गांधी आई। सोनिया गांधी डायरेक्ट सत्ता में नहीं आई, और हालांकि वो चाहती थी, लेकिन कई टेक्निकल वो थी, प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री बनना वो नहीं किया। आप नरसिंह राव के कार्यकाल को छोड़ दीजिए, वो भी नरसिंह राव जो है उनके पपेट थे सोनिया गांधी के, तो मजबूरन मनमोहन सिंह को बनाया गया। लेकिन मनमोहन सिंह इस देश के इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो एक कठपुतली रहे। सारी सत्ता जो है सोनिया गांधी के पास थी, उनकी कोटरी के पास थी, जो जिसे कहते NAC, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, सारे निर्णय NAC लेती थी, और वो जो है इंप्लीमेंट मनमोहन सिंह करते। और क्या हालत देश की हो गई थी ये आप समझ सकते हैं। अब निश्चित रूप से सोनिया गांधी अब अपने पति के जो पद है वो अपने बेटे को देना चाहती थी, लेकिन जनता स्वीकार नहीं कर रही है। तो तब से, जब से UPA 2 की हार हुई, तब से लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। इस सत्ता को बरकरार रखने के लिए भारत के खिलाफ राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में जाकर के देश का जो है, देश को बदनाम कर रहे हैं। उनके पक्ष में देश विदेश से जो है, विदेशों से जो है समर्थन मिलता है, ताकि इनको रखा जाए, इनको किसी तरह चुना जाए, इस परिवार को चुना जाए, क्योंकि उनके हित साधे जाते हैं। जो पार्टी उस चीन से
जिस चीज ने हमारे 48,000 50,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है इनके नाना के टाइम पर, नेहरू के टाइम पर, उससे MOU कर सकती है। तो आप सोचिए कि इनके अंदर सत्ता की लालसा कितनी है। बाहर जाकर के जो है हर समय फॉल्ट लाइन ढूंढते हैं। आपने कई बार सुना होगा राहुल गांधी को ये कहते हुए कि भारत में जो है लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में जो है ये सरकार अल्पसंख्यकों, सिखों को इन पर जाति करते हैं। आपने कभी देखा किसी सिखों के खिलाफ कोई वो करते हुए, या मुसलमानों के खिलाफ करते हुए, या ईसाइयों के खिलाफ करते हुए? सब के सब इस देश में बराबर। लेकिन सिर्फ सत्ता की जो ये वो है, अथॉरिटी की जो लालसा है, उसने राहुल गांधी को, और राहुल गांधी माने अकेला राहुल गांधी नहीं, उनका पूरा इकोसिस्टम, उनका पूरी कोटरी, जिसमें ये सैम पित्रोदा हो गए और सोनिया गांधी के जितने भी खास थे, पहले तो वो थे अहमद थे, अब वो रहे नहीं, लेकिन जो भी लोग हैं तो ये विदेशों में जाकर के भारत के खिलाफ बकते रहते हैं। और अब देश के अंदर भी जो है इतना बौखलाहट हो गई है कि देश के अंदर भी सारे किसी न किसी तरह आग लगाने की कोशिश करते हैं। वो खुद कहते हैं कि देश में मिट्टी का तेल छिड़का जा चुका और एक माचिस की तीली लगाने की आवश्यकता है। और 2-3 बार प्रयास हुए भी है। जो किसान आंदोलन के नाम पर जो भी अराजकता हुई वो भी इसी का एक हिस्सा था। पूरे उसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर जो किया गया था। ऐसे ही जब दिल्ली के जो दंगे जब वो आ रहे थे, ट्रंप यहां आ रहे थे, उसमें जो anti-CA आंदोलन को किस ढंग से उसको हिंसक बनाया गया। इवन मणिपुर में 2 समुदायों की लड़ाई, और ये जो सरकार है, ये सरकार जो है कम से कम नॉर्थ ईस्ट और इस तरह के जो आंदोलन है, इस तरह के जो विरोध है, या इस तरह के जो हिस्सा है, उसको कम करने में लगातार प्रयासरत रही है और सफल रही है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कभी माना जाता था कि इस पर चीन का प्रभाव है, उनको देश के भी काफी लोग नॉर्थ ईस्ट वालों को अलग मानते थे, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड है भारत के साथ, वो दिल से जुड़े हुए हैं। जम्मू और कश्मीर जो जिसको 370 और 35 से द्वारा अलग कर दिया गया था स्पेशल संधि द्वारा, तो एक समझ अलग ही हो गया। जैसे कभी सिक्किम और भूटान भारत के साथ थे लेकिन विशेष संधि से जुड़े हुए थे, वो इंडिपेंडेंट थे, तो उससे मिलता जुलता स्टेटस ये था, उसको भी खत्म किया गया। और जो वहां हिंसा जो होती थी उसको भी इस सरकार ने खत्म किया। लेकिन अगर वहां आज अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर आतंकवादी आते हैं, कुछ घटनाएं करते हैं, तो ये हल्ला मचाने लग जाते हैं। ये इसको फिर और हिंसा को भड़काने के प्रयास में रहते हैं। ऐसे मणिपुर में कुकी और इस समुदाय का जो है मैतेई समुदाय का आपस का वो है, और उसका कारण जो ये हिंसा है, उसका कारण हाई कोर्ट का एक जजमेंट था कि भाई इनको जो मैतेई समाज है इनको भी ST का दर्जा दिया जाए और इनको भी रिजर्वेशन मिले जॉब्स में। तो ये आज कांग्रेस के अंदर आज भी वो गुण है, उनके DNA में आज भी सत्ता का मोह किसी न किसी तरह से, और उस सत्ता को लेने के लिए जो है अथॉरिटी किसी न किसी तरह से जो है प्रयास करने। तो ये जो है ये एक मैं कहता हूं प्रवृत्ति है। अगर इनके पक्ष में फैसला आ गया तो कोर्ट सही है, इनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो कॉम्प्रोमाइज है। तो मोदी ने कोर्ट को भी खरीद रखा है। अगर ये चुनाव हारते हैं तो EVM खराब है, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो फिर EVM तो ठीक है, लेकिन फलाना ये वो करके जो है वहां भी आलोचना करना। मतलब ऐसा ये आरोप लगाते हैं कि मोदी ने सब संस्थाओं के साथ वो किया, अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इन लोगों ने सारी संस्थाओं को, इंडिपेंडेंट जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको बदनाम करते हैं। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो CBI या ED क्यों नहीं करेगी? आप इंतजार करेगा, बताइए कि हाँ नहीं, आपने प्रूफ दीजिए कि हमने ऐसा नहीं किया। तो ये एक मैं कहता हूं प्रवृत्ति है तानाशाही, सत्ता को कब्जा करने के लिए किसी न किसी रूप से। अब जनता अगर जब नहीं दे रही सत्ता, तो किस तरह षड्यंत्र करके सोरोस से मिलकर के, जिनपिंग के पैसे से, न्यूयॉर्क टाइम्स से, अल जजीरा से मदद लेकर के, जितने भी भारत विरोधी इस सरकार के विरोधी अखबार है उनकी मदद लेकर के, या यूट्यूबर्स जिनका काम ही सनसनी मचाना, कुछ नहीं। आप कभी पुण्य प्रसिद्ध वाजपेयी की वीडियो देखिए,
ऐसे ऐसे वीडियो बनाता है कि बस अब गई सरकार, तब गई सरकार, सरकार ने तो ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा, ये हो रहा, अब कोर्ट जो है इसको रगड़ देगा, ये कर देगा, पकड़ देगा। तो ये इनका इकोसिस्टम है। ध्रुव राठी को अनपढ़ व्यक्ति जिसका एक भी उसमें जो है फैक्ट नहीं है, लेकिन उसको जो है ग्लैमराइज किया, ध्रुव राठी आ गया। ध्रुव राठी कौन था? इन्हीं आम आदमी पार्टी का वो था, कार्यकर्ता था, समर्थक था, जो भी था। और यहां आकर के क्या हुआ, उसने इतना प्रयास किया, आम आदमी पार्टी के दिल्ली में कांग्रेस के साथ सहयोग होते भी एक सीट नहीं मिली। पंजाब में ले दे करके 3 सीट मिली। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, जहां जब अमरिंदर पाल या जो भी पाल, अमृतपाल सिंह को अगर जीत सकता है तो वहां की स्थिति इन लोगों की वजह से, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वजह से खराब है। तो मैं यही कह रहा हूं कि बड़ा गंभीरता से देखिए और हर चीज को जो है विश्लेषण करिएगा कि क्या चीज है, ये क्यों इस सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। सब कुछ अभी भी सरकार जब आई है, सत्ता में आई है तीसरी बार, तो नहीं थी, ये तो सरकार 1/3 सरकार है। अरे तुम्हारे तो शुरू से ही कभी वो नहीं आए, इसके राजीव गांधी की डेथ के बाद तो कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यूपीए में भी बाद में इनके यूपीए 1 यूपीए 2 जो है बाद में इनके साथ ही जुड़े, पहले नहीं थे। ये सरकार तो जो एनडीए की सरकार है तो शुरू से ही एक मिलकर के लड़ी और 295 इनके एमपी जीत के आए। इससे बड़ी स्थिर सरकार कौन है? अब कल और पता चल जाएगा जब ये ओम बिरला का चुनाव जो लोकसभा स्पीकर का है और ये भी इन्होंने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो उससे पता चल जाएगा स्पष्ट। और पता चलने वाली क्या बात, तुम 99 पर हो, वो 240 पर है। देखिएगा आप, ये इसको आप एक कालखंड मत समझिएगा, एक प्रवृत्ति है। ध्यान देखिए कौन किस के अंदर प्रवृत्ति है। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा।